ओके जी, स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो इसमें क्या है? अरे जैम में एक क्वेश्चन था ना भाई यार का, उसमें कि जहाँ पे ऐसा कुछ था ना, AMGM वाला कॉन्सेप्ट था, जैम किसी ये PYQ में था ना किसी क्वेश्चन में। हाँ सर, पर मतलब लिमिट कैसे, मतलब लिमिट किया जाता है वो नहीं है। अच्छा, वहाँ आया मतलब था। लिमिट सेम होगा। वो आया था शायद A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 इज इक्वल टू L स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था ना। वो तो सर हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन वाला था। अच्छा हाँ, वहाँ हार्मोनिक मीन था। यहाँ क्या है? तो यहाँ तो ये भी तो सेम ही, अगर पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म का ही होगा। तो हमें तो ये यहाँ पर पता है। है। हाँ, AN और BN की लिमिट यहाँ इक्वल है, ये है ना। हाँ हाँ, लिमिट इक्वल आएगा। क्योंकि दोनों टर्म का ये AM है, वो GM है। अब क्वेश्चन ये है, विच आर द फॉलोइंग इज आर ट्रू। सो A1 B1 मतलब हमारे पास। इसका तो एक डिरिचलेट थ्योरम होता है कि अगर हम्म ऐसा इंक्रीज हो रहा है और A1 का हॉट टर्म इज ग्रेटर देन BN है, तो मतलब वो दोनों सेम पॉइंट पर अच्छा। कॉन्वर्ज करेंगे। कन्वर्जेंट तो है। अब ये दोनों की लिमिट 2/3 आएगी, 2/3 आएगी या √2/3 आएगी? C ऑप्शन सही है, D ऑप्शन सही है? √2/3। है ना, D ऑप्शन सही होगा। आई थिंक ये रिजल्ट है, प्रूफ हाँ देखना तभी पड़ेगा। सही होगा। हाँ, लिमिट 0.9 का दिए पानी तभी सही नहीं है। तो ये रूट अंडर A1 B1 होगा, ठीक ना। तो अब ये मतलब प्रूफ तुम्हें चाहिए कि प्रूफ कैसे, प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब है ना, थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसके लिए लिख कर ट्राई करना पड़ेगा प्रूफ के लिए। वहाँ पे AMGM वाला था, तो वो तो चलो प्रूफ तुम्हें वहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है ना उसमें, AMGM वाला। तो उस तरह से ही ट्राई करके देखो, कुछ प्रूफ तो एग्जैक्टली मुझे भी करना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ओके सर, तो फिर छोड़िए, मतलब अब तो हाँ जैम है हाँ आ रहा चलो। है। हाँ, प्रूफ तो नहीं आएगा अभी जैम में, लेकिन फिर भी जैम प्रूफ जानना ये ठीक है। या तो रिजल्ट याद है, ठीक है, नहीं याद है तो प्रूफ ठीक है। बट प्रूफ मुझे लिखना पड़ेगा, अभी तो याद नहीं है, आता नहीं है, देखना पड़ेगा। तो ट्राई करना पड़ेगा, मतलब ये है। बट ठीक है, रिजल्ट याद रखोगे, जैम में रिजल्ट याद रहेगा ना, तो हेल्प करेगा, क्योंकि प्रूफ करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जहाँ सब्जेक्टिव है ISI में, तो वहाँ प्रूफ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी भाई, OP मौर्य जी, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? हैंड रेज किया ना। सर मैं लिनियर अलजेब्रा का। हम्म रुको, 1 बाय 1 ये किन्होंने भेजा? ये कैसी जी सर, यहाँ मैट्रिक्स पर है? ये प्री पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ हाँ सर, ये मैंने भेजा है। अच्छा। बोलो। तो इसमें क्या डाउट है तुम्हें? तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है? सर यहाँ पर जो नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज बोला, ये मतलब इसका क्या मतलब है यहाँ पर, सर ये है क्या?
pre post multiplication of a matrix by diagonal matrix. So question है number of non trivial entries in the set of matrices which commute with diagonal matrix D. Number of non trivial entries in the set of matrices which commute with diagonal matrix this. So diagonal matrix क्या है? जैसे A1 तुम्हारे पास P1 टाइम है, A2 तुम्हारे पास P2 टाइम है, ये कहना चाह रहा है, और एंड सो ऑन K टाइम है. तो टोटल नॉन ट्रिवियल एंट्रीज जो है इतने होंगे. तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब है, जो तुम्हें ये पता नहीं कि नॉन ट्रिवियल एंट्री क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, यही नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब सेट ऑफ मैट्रिक्स है या फिर मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो हैं? मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहा होगा ना. तो किस मतलब जितने भी मैट्रिक्स का सेट होगा तो उस सभी मैट्रिक्स के अंदर जितना एंट्रीज होगा वो कि मतलब कि कुछ मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूट कर रही हैं कैसे कर रही हैं? सम ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ मैट्रिसेस. तो मैट्रिक्स का एक सेट है, उसके अंदर एंट्रीज की बात कर रहा है. तो ये एंट्रीज एक्चुअली उस सेट का एंट्री है. एंट्री मतलब एलिमेंट है ना. अरे भाई तुम्हारा एक सेट है M, या मान लो S एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है इस तरीके से कि MD इज इक्वल टू DM. तो एंट्रीज ऑफ S क्या होगा? वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा. S एंट्रीज ऑफ एस मतलब, अच्छा सर, एंट्रीज ऑफ एस का मतलब ये हुआ कि जो एस का जो हमारा सेट बना हुआ है और उसमें जितने भी मैट्रिक्स हैं उसमें जो एंट्रीज आएंगे मतलब अलग अलग मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं उनका उनका काउंटिंग बोल रहा है वो नहीं, होंगे। नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है वो. अच्छा, नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस पूछ रहा है तो अरे भाई S एक सेट ऑफ मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स ऑफ S क्या होगा? एंट्रीज ऑफ S क्या होगा? मैट्रिक्स ही होगा ना. तो वही तो पूछ रहा है तुमसे कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन द सेट ऑफ मैट्रिसेस. तो तुमसे बोलता है कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन S मतलब नंबर ऑफ मैट्रिसेस. बताओ कितने मैट्रिसेस हैं जो इससे कम्यूट करेंगे, वो पूछ रहा है. अच्छा तो सर इसका कोई एग्जांपल होगा जैसे 2x3 का या जो भी सबसे सरल एग्जांपल हो? तुम बनाओ ना, तुम खुद से ट्राई काहे नहीं करते हो? मतलब सब कुछ बना बनाया चाहिए, सीखोगे तभी जब खुद ट्राई करोगे. वैसे कोई बना के दे देगा तो उससे तुम, अगर तुम्हारे बदले कोई और सोचेगा तो तुम्हारा दिमाग कैसे डेवलप होगा? थोड़े दिमाग लगाओ ना. 2x3 जो तुम ढूंढ रहे हो खुद बना के देखो ना. और ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो 2x3 कैसे होगा? ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, कम्यूट करेगा जिसके साथ भी. ठीक है सर, ठीक। तो बनाओ ना उसके जी, एक दो थैंक यू सर, एग्जाम्पल थैंक यू। बनाओ. 2x2 का नॉन स्क्वायर नहीं हो सकता. तो ऐसे सोचो कितने एग्जाम्पल फिक्स कर लो ना. हाँ, तुम एक D अपना फिक्स कर लो. मान लो P1 P2 है अभी के लिए. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. ये A1 A2 है यहाँ पे, ये मान लो ये. अब इसके साथ कितने मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे? स्केलर मैट्रिक्स के साथ हर मैट्रिक्स कंप्यूट करता है. तुम देखो इसके साथ कितने मैट्रिक्स कंप्यूट करेंगे, उसका सोचो, है ना. तुम्हें नंबर ऑफ मैट्रिसेस काउंट करना है. ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं. ठीक हाँ ठीक जी, ठीक है सर। इंद्रदेव जी है. सो ये बताइए इसमें यस सर। क्या पूछना आपको. इसमें क्या है? जो 10th क्वेश्चन आपने भेजा है ना, यस सर। इसमें है आपके पास कि x1 x2 xn आपके पास है नंबर नॉर्मल थीटा और 2 थीटा स्क्वायर है, और ये रैंडम सैंपल मतलब IID. थीटा 0 से थीटा पॉजिटिव होगा. अच्छा, और विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू. यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ मिनिमल सफिशिएंट. तो यहाँ मिनिमल सफिशिएंट क्या है, आपने ट्राई किया है? क्या बनता है? मिनिमल सफिशिएंस वही सर, समेशन एक्स आई कॉमा एक्स समेशन एक्स आई स्क्वायर. अच्छा, समेशन एक्स आई कॉमा समेशन एक्स आई स्क्वायर. ठीक है. तो अब ये बोल रहा है कि लाइक एक्स बार कॉमा एक्स स्क्वायर. हाँ हाँ चलेगा, 1 1 ट्रांसफॉर्म कर देंगे आप, ये हो जाएगा. तो अब आपको बोल रहा है कि ये जो है यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर है. तो
इसके टर्म में तो बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाए जा सकते हैं ना। जैसे अभी ई ऑफ एक्स बार निकाल लूँ मैं, कितना हो जाएगा, या एक तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन शायद सही होगा, सही है ये। अच्छा एक मिनट करते हैं, ई ऑफ एक्स बार कितना होगा, थीटा, ई ऑफ एक्स बार, पहला, हाँ ये और एक मिनट, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस ई ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ एक्स बार जब आप लिखते हैं तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, और ई ऑफ एक्स बार थीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया जैसे 2/n प्लस 1 थीटा स्क्वायर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आ गया, मतलब 2 प्लस n अपॉन n थीटा स्क्वायर, ये आपका ई ऑफ एक्स बार का स्क्वायर है। इसको लेफ्ट में बुला लेंगे तो आपका ये बन गया n एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n, दिस इज थीटा स्क्वायर। तो पहला तो अच्छा मैंने तो एक्स बार का स्क्वायर निकाला है, और वहाँ उन्होंने अनबायस्ड है सर। हाँ ये तो अनबायस्ड हो गया एक, और पहला वाला भी अनबायस्ड है, तो मान लो अभी T1 हम इसका नाम दे देते हैं जो उसने लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस टू समेसन एक्स आई। अच्छा ये तो वही चीज़ है ना, ओ हमने जो लिखा है वही ना, तो ये तो उसको ब्रेक करेंगे तो वही आ जाएगा ना, एन एक्स बार का स्क्वायर कितना बन जाएगा, वही आ जाएगा। अगर इसको मैं एक लाइन और लिखता, एक्स बार को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेसन एक्स आई बाई एन, तो ये वही चीज़ है, 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस टू, हाँ यही आ जाएगा समेसन एक्स आई का स्क्वायर बराबर थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और दूसरा भी मिल जाएगा हमें। और बी ऑप्शन वाला देखिए, बी ऑप्शन वाला है, नो सर, बी नहीं आ रहा। तो बी अगर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करेंगे तो आएगा। चेंज में सर, जैसे इसमें बी में क्या दिया है, 1/3n प्लस 1 है, हाँ तो इसमें अगर सिर्फ 1/3n लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने, तो हमारे पास दो अनबायस्ड एस्टिमेटर आ गए ना। तो जैसे बी तो गलत हो गया क्योंकि आपने यस कहा अनबायस्ड है नहीं, पहला गलत है क्योंकि यूनिक यस नहीं है ये एक्चुअली, अच्छा हाँ यूनिक नहीं है ना। T1 T2 ना दोनों फंक्शन है इसका, कंप्लीट सफिशिएंट मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का। अब जैसे आप कोई तीसरा ले लो, आप मैं T3 बना सकता हूँ, अल्फ़ा टाइम T1 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा टाइम T2। अब अपनी मर्जी से अल्फ़ा आप कुछ भी चूज़ कर लो 0-1 के बीच, यस सर तो आपके पास अनकाउंटेबली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया। यस तो पहला तो गलत हो गया, सो तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला गलत है यूनिक की वजह से, दूसरा गलत है अनबायस्ड है ही नहीं, तीसरा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर विच इज फंक्शन, यस सी सही है। चौथा कह रहा है यस देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये गलत हो गया, तो इनफाइनाइट यहाँ मिल गया हमें, ये ठीक है ना, यही था ना। यस सर। ये जैसे ना सर कि ये हमने चेक किया, मतलब लाइक एक कैलकुलेशन किया, फिर ये देखा, हाँ फिर हमें वो ऑप्शन मिला। जी जो जो यहाँ पे एमएसएस है, ये हाँ कंप्लीट नहीं है, मतलब कि जी नॉट कंप्लीट स्टैटिक्स है। हाँ अगर ये नॉट कंप्लीट होगा तो इस पे बेस्ड जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा यूनिक नहीं, 2-3 लाइन लिख कर तो डायरेक्टली क्या हम रिजल्ट बेस्ड बोल सकते हैं। जैसे लेमन से क्या बोलता है कि अगर हमारी स्टैटिक्स कंप्लीट और सफिशिएंट है तो उस पे बेस्ड जो एस्टिमेटर होगा अनबायस्ड हाँ यूएमवी होगा नेटवर्क एस्टिमेटर शायद, वो यूनिक होगा। हाँ यूएमबी तो सर बाद में है, बट वो जो भी अनबायस्ड एस्टिमेटर आएगा वो यूनिक होगा, वो ऐसा बोल रहा है ना कि हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल थीटा कामा ये 2 कामा थीटा स्क्वायर है, ये कंप्लीट फैमिली नहीं है। हाँ कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि अगर ये कंप्लीट है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा वो क्योंकि सफिशेंट है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये पैरामीटर सिंगल है। और हाँ वो तो कंप्लीट होने के लिए ई एक्स थीटा है। अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा जीरो इम्प्लाइज, ये जो एस्टिमेटर है ये कंप्लीट नहीं है, ये जो मिनिमल सफिशिएंट है वो कंप्लीट नहीं है, यही ना।
फैमिली के लिए सिंगल रैंडम वेरिएबल देखना पड़ेगा। ये जो हमने निकाले हैं कंप्लीट सफिशिएंट निकाला, वो कंप्लीट नहीं है। फैमिली का आपको जाना पड़ेगा इस तरीके से कि जैसे EX कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो वो कहता है कि अगर EX जीरो होगा देन X को जीरो होना पड़ेगा। X अगर नॉन जीरो हो सकता है तो EX हमेशा नॉन जीरो होगा, तो EX तो हमेशा नॉन जीरो होगा यहाँ पे, है ना। कहते हैं EX इज जीरो इम्प्लाइज X इज जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1, मतलब X इज जीरो। तो X अगर नॉन जीरो है तो EX भी नॉन जीरो होगा, है ना। तो ये कंप्लीट फैमिली है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, मतलब X अकेला कंप्लीट है एक्चुअली। ये जो X है ना, X कंप्लीट है, लेकिन वो जो हमने सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाला वो कंप्लीट नहीं है। एक बार चेक कीजिए। यस हाँ, X कंप्लीट है, लेकिन वो जो हमने एस्टिमेटर निकाला वो कंप्लीट नहीं है। तो आप जो लिखे हैं द MAC इज़ नॉट कंप्लीट, हाँ ठीक है। जो अनबायस्ड एस्टिमेटर बेस्ड ऑन दिस इज़ नॉट यूनिक। अच्छा, वैसे आपने लिखा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि कई बार थ्योरम ना सिर्फ एक साइड बताता है, तो हम उसका दूसरा साइड नहीं बोल पाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि लेमन सभी कहता है कंप्लीट सफिशिएंट है तो यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, जो कि UMV यस बन जाएगा। यस लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे उस थ्योरम से स्पेशली। मतलब ये नहीं बोल पाएंगे कि वो यूनिक होगा कि हाँ, नहीं नहीं होगा। होगा, हाँ, क्योंकि थ्योरम सिर्फ वन वे है, क्योंकि अगर कंप्लीट सफिशिएंट है तब गारंटी है कि अगर ये अनबायस्ड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करेगी तो UMV होगी और वो यूनिक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन इफ वाली फेल हो रही है तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ Okay. जैसे कंप्लीटनेस फेल हो रही तो हम कुछ नहीं कह सकते डायरेक्टली, ओके है, तो वैसे डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे हम। वैसा हो सकता है कोई कि मे बी वैसा हो, क्योंकि ये सब वन वे थ्योरम है। लेमन सेफी वन वे है, राव ब्लैकफील्ड वन वे है, ये सब वन यस वे सर, थ्योरम मतलब है। ऐसा हम ये सॉल्यूशन ऐसे कर रहे थे तो जैसे ऑप्शन से तो दिख रहा है हाँ एक सिंगल स्टैटिक अनबायस्ड नहीं मिल रही है। तो हम्म, तो फिर मैंने वही थ्योरम रिलेट करने की कोशिश की कि शायद क्या इसको हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं क्या। नहीं ठीक है, क्योंकि वैसे थ्योरम को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लगा सकते। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इफ़ ट्रू नहीं है तो फॉल्स को हम देन को फॉल्स कर देते हैं, तो वैसा नहीं कर सकते। वो इफ़ एंड ओनली इफ में ही कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में, मतलब वन वे थ्योरम में ऐसा नहीं कर सकते कि इफ़ अगर फेल हो रहा है तो हम देन को फेल कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ये है। ऐसा ना कंप्लीटनेस भी तो यही बताता है ना कि कंप्लीट स्टैटिक्स पे बेस्ड जो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है वो यूनिक होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो अच्छा, यहाँ पे तो यहाँ पे तो आप कह यहाँ रहे पे कंप्लीट नहीं है, यस सर। तो हो सकता है वो भी यूनिक हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अगर कंप्लीटनेस पे यूनिकनेस की गारंटी है, लेकिन कंप्लीटनेस नहीं होने पे तो कोई ऐसा गारंटी नहीं मिल रहा ना कि नहीं होगा। वो हो भी सकता है, यस नहीं भी हो सकता है, वैसा सिचुएशन ओके सर, थैंक यू। है। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो हाँ जी, रितिका है, इन्होंने ग्रुप में आपने भेजा है ना क्वेश्चन। यस सर। जी, इसमें क्या है, आपका जो क्वेश्चन है AN बी नॉन कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इन R और AN+1, अच्छा ये मिडल है, ये AN और AN+2 का एवरेज है। ओके, AN नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, नॉन कांस्टेंट है, तो ये कोई कांस्टेंट सीक्वेंस नहीं है। तो टर्म होता है AN+1 AN+, सर इसमें ना 2 को लेफ्ट साइड लेके और सारी टर्म्स को हाँ ठीक है, तो सारी टर्म्स को एक एक करके लिखा और उससे कैंसिल किया, पर फिर उससे कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल रहा। मान लीजिए 2 को आप क्या ले रहे हैं, अच्छा 2 को आपने इधर लेफ्ट साइड इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई ऐसा सीक्वेंस बनाओ, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो आप। ऐसा कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम ले ले कि A1 है, मान लीजिए 1 है फॉर एग्जाम्पल, और A3 जो है, या A3, क्योंकि यहाँ से A2 निकलेगा, तो उन्होंने कैसे बनाए हैं, AN+2 का एवरेज AN+1 को लिया है, नहीं। तो मतलब जो बीच वाला इन दोनों का एवरेज है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बना के देखो। लेट से, चलो अभी के लिए मैंने बना लिया कि A1 0 है और A3 1 है, तो A2 क्या आएगा 1/2
अब A4 क्या लोगे ताकि ऐसा हो जाए, तो यहाँ से जो आप कर रहे थे वो भी ठीक है। यहाँ से an+2 वही हो जाएगा 2an+1 माइनस an, ऐसा आ जाएगा। सो an+2 इज 2an+1 माइनस an, ऐसा हो रहा है। तो क्या ये कॉची सीक्वेंस है? an कोई नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है R में, है ना, नॉन कांस्टेंट है। तो कोई एग्जांपल बना लेते हैं, चलो अभी के लिए हम ऐसा ले लेते हैं कि कांस्टेंट लोगों तो सारे टर्म तो सेम ही आ जाएंगे अगर कांस्टेंट ले लिया। नॉन कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ डिपेंड करेगा। अगर मैं n1 से स्टार्ट किया ना, चलो a1 को 1, a2 को 2 लेते हैं, तो a3 क्या होगा, 2 × 4 - 3, a4 क्या होगा, 2 × 3 6 - 2 4 होगा, a5 क्या होगा, 2 × 4 - 3 5 होगा। तो ये देखो नेचुरल नंबर आ गया है, तो ये तो वो हो गया। हाँ सर, ये भी कंसिडर किया था मैंने, पर उससे फिर कॉची तो आएगा ही नहीं। हाँ, तो जिसने बनाए उसने गलत बनाए होंगे। ये तब आंसर सही होगा जब हमने ये पढ़ा था ना कि an+1 इज an-1/2, इसके लिए सही आंसर है ये, क्योंकि इसने सीक्वेंस बदल दिए ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट टर्म है पिछले दो टर्म का एवरेज है, तो नेक्स्ट टर्म जब पिछले दो टर्म का एवरेज है तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका लिमिट वो आता ना 2a1 + a2 ऐसा कुछ था बाई 3, ये था लिमिट। a1+2 a2/3 yes। हाँ, a1 + 2 a2/3 इस तरह से कुछ फॉर्मूला था। तो ये तब है, ये इस वाले सीक्वेंस का, जहाँ an+1 an + an-1/2 है। या मैं बोलूँ an+2 इज an+an+1/2। उसने बनाया या तो उसने गलती किया लिखने में ऐसा, लेकिन ये जो इसने एग्जाम्पल दिया है कि an+1 इज an+2, तो ये तो बीच वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो ही आपने किया तो यहाँ से तो कुछ ऐसा निकल के आ गया ना कि an+2 इज 2an + -an। अब मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया तो ये अनबाउंडेड हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल तुम ले लो, जैसे 1/2 से अगर मैं यहाँ तो 1 से स्टार्ट किया, इसने कुछ तो कहा नहीं, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया। अगर मैं इसी को 2 से, तो ये ऑप्शन तब ट्रू होगा जब ये वाला सीक्वेंस होता। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, a1 को मैं 1/2 ले लेता हूँ और a2 को 1/4, तो अब देखो अब क्या होगा, तो या यहाँ से देखेंगे अब a3 होगा 1 - 1/4 3/4। तो ये भी तो इंक्रीज करता ही चला जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो वो डाइवर्ज ही करेगी, तो ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट करवाना है, या तो an चेंज करो और या फिर वो करो। इसमें क्या सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, सोल्यूशन यस सर, इसमें सॉल्यूशन इसमें प्रूव किया हुआ है, प्रूफ कर दिया। वो कॉची की वो लगा के, डेफिनेशन लगा के। नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसने कहीं गलती किया लिखने में। देखिए ये उसने ये वाला सीक्वेंस लिया होगा, फिर प्रूफ में देखो सेम सीक्वेंस लिया है, ये सेम ही टर्म्स हैं। सेम टर्म तो नहीं हो, सेम टर्म्स है। प्रूफ भेजो अगर फोटो है तो। कैसे प्रूफ कर देगा, जब हमें एग्जाम्पल मिल गया, काउंटर एग्जाम्पल प्रूफ कैसे हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे कर भी ले an+1 माइनस an, जैसे वो कोशिश कर रहा है, तो चलो अगर ऐसे देखें हम, तो an+n+2/2 माइनस an, तो यहाँ हो गया an+2 माइनस an/2। यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा, हाफ an+2 माइनस, ये डबल का डिफरेंस आ गया ना। ये तो कैसे कैसे ये दो टर्म के ये कंसेक्यूटिव डिफरेंस तो है नहीं, कैसे प्रूव कर दिया, प्रूफ भी गलत लिखा होगा। देखिए सर, भेजा है। अच्छा, तो इसमें जो है अच्छा NP = P, ओके। कह रहा है कि वी कैन टेक दिस टू प्रूव कॉची फॉर एनी दिस। नहीं नहीं, गलत, प्रूफ ही गलत लिखा है, कोई प्रूफ नहीं, दो ये गलत है। पूछना पड़ेगा कौन सा टेस्ट है, ये बताओ किसने बनाया है। ये गलत प्रूफ लिखा है, कोई प्रूफ ही नहीं, तो फालतू चीज़ लिख दिया कि 0 लेस देन एप्सिलॉन। एक बार बोल टेस्ट नंबर भेजो और क्वेश्चन नंबर भेजो, उसमें ठीक करते हैं, देखते हैं किसने काम किया। ये गलत प्रूफ है, ठीक है ना, ये अनबाउंडेड होगा, जो आपने लगाया वो सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर और ये भेज दो, उसको मैं करेक्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा
ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ही सही होगा इसका, गलत प्रूफ। चलो जी नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। अच्छा आपका और भी क्वेश्चन था लेकिन ठीक है, 1 बाय 1। ये तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, इसमें क्या डाउट है, इसमें से आ जाएगा ना। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाओ, देखिए क्या आता है, सही कुछ होगा। ठीक है जी, बाकी लोगों क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ जी सर तनु उस है, हाँ वाले क्वेश्चन में ना जो सी पार्ट है वो इंटीग्रल टेस्ट से ट्रू आ रहा है। अच्छा सी पार्ट है n log n, फिर है log ऑफ log n का होल स्क्वायर। नहीं तो प्रूफ तो किसी भी तरीके से सेम ही आंसर आएगा। अगर ऐसा दो अलग तरीके से दो आंसर आ रहा है, इसका मतलब किसी एक तरीके में कुछ गलती है जो समझ नहीं आ रहा। ये है आंसर, किसी भी तरीके से सेम ही आना चाहिए। तो सी में जो है n log n, इसने क्या किया है, सीरीज 1/n log n बाहर है, फिर log ऑफ log n, स्क्वायर किस पे है, पूरे पे, ये है, ठीक ना। तो अगर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाते हैं तो ये कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली n की जगह 2 की पावर n रख दो। n log 2 और यहाँ हो गया log n इंटू log 2, तो log n का स्क्वायर log 2 का स्क्वायर, ये आएगा नहीं, log के अंदर है log 2 ना, log है ना, ये n बाहर आएगा ना, तो n बाहर आएगा और log 2 तो कांस्टेंट है, इस पूरे का स्क्वायर है। तो इसका भी तो रोल होगा, log n का भी तो रोल होगा, यहाँ पे n भी तो है, तो हो सकता है इसने यहाँ पे लिखा हो, नहीं ये जिसने सॉल्यूशन बनाया उसने गलत बनाया है, ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। एक काम करते हैं, अब दिस इज, देखो मैंने कहा दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इज कन्वर्जेंट। अब इसमें देखो अभी आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा इसको इग्नोर कर दोगे, यहाँ भी तो n है, उसने क्या किया, जिसने सॉल्यूशन लिखा उसने इसको इग्नोर कर दिया है। तो ठीक है, इस टेस्ट में किसी का नाम लिखा है उसमें पोर्टल में कि किसने बनाए हैं, बगल में लिखा रहता है नाम, है इस पोर्टल पे? ये तो नहीं देखा सर। अच्छा नहीं देखा, ठीक है देखते। तो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ इन्होंने गलत लिखा ना, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली, फिर से आप लगा दो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। तो ए 2 की पावर n की जगह 2 की पावर n, ये log 2 एज इट इज़, यहाँ हो गया log, अब ये n की जगह फिर से 2 की पावर n और log 2 यहाँ पे है इस पूरे का स्क्वायर। ओके, तो ये कट जाएगा एंड यहाँ से आ गया log 2, तो कांस्टेंट है, बाहर आ सकते हो इसको आप। तो log 2, अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये जब आप 2 की पावर n इंटू log 2, तो अगर log a प्लस log b कर दूँ मैं इसको, अगर ब्रेक कर दूँ log a प्लस log b पे, तो ये हो जाएगा n log 2 प्लस log ऑफ log 2, ठीक ना, इस पूरे का स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको अगर इग्नोर करूँ मैं, सो दिस इज समथिंग लाइक, ये तो कांस्टेंट है 1/log 2, समथिंग लाइक n स्क्वायर log 2 का स्क्वायर। तो इसका बिहेवियर वही होगा जो इसका बिहेवियर होगा, और ये तो कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट तो है ना, क्योंकि n स्क्वायर log 2 का n स्क्वायर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा है 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये तो वही बिहेवियर है जो 1/n स्क्वायर का बिहेवियर होगा, इसका बिहेवियर वही है। तो सेम यहाँ पे भी है n log 2 प्लस log ऑफ log 2 का होल स्क्वायर। तो अभी ये कांस्टेंट को इग्नोर करो, या क्या बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा दो, और n में कॉमन ले लूँ यहाँ से, ऐसा समझिए। तो जो ही मैं यहाँ से इस n को कॉमन निकालूंगा, ये बाहर n स्क्वायर बन के बाहर आएगी,
और सीरीज 1/n² कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, इसने ये सॉल्यूशन लिखा उसने गलत लिखा है। तो टीम में ना बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे टेस्ट हैं ना, 20-25 लोग, अब देखना पड़ेगा किसने सॉल्यूशन बनाए हैं। तो इसने गलत बनाया है, ठीक है ना, पिछले का भी गलत था, ये भी गलत है। ये हार्मोनिक नहीं है, उसने लिखा ना हार्मोनिक सीरीज है, नॉट हार्मोनिक सीरीज। तो ये सी कन्वर्जेंट होगा। ये उसी टेस्ट का है। यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? करेक्ट है ना, सी ट्रू हो जाएगा, सी भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रल टेस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि वो सही है, तो इसने गलत टेस्ट लगाया ना, तो ये है। सो 1/n² की सीरीज बनेगी एट द एंड। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट 2 बार लगाओ फिर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, चेक कर दीजिए सेम टेस्ट का और ढूंढ लेंगे कौन सा सही इसमें। सर क्वेश्चन नंबर 31 है ये। 31, ठीक है, क्वेश्चन 31। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो हो गया ना, ये इनका क्वेश्चन है विशाखा। हाँ जी, बताइए इसमें क्या डाउट है। तो ये कह रहा है, विशाखा है यस सर। जी, अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10, तो x1 x2 x10 नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर गिव्स 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो आपको 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 20.49 टू 23.51, ठीक है। सो ये आपका मान लीजिए रफली अगर बनाऊँ तो कि 98% है, एक नंबर है, और इसका मीन कितना है, मीन पता नहीं, अच्छा यहाँ पे बता रखा है। सो म्यू टेस्ट कर रहे हैं 20.5 अगेंस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू 20.5। तो कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड। तो अभी के लिए मान लीजिए मीन आपका मान लीजिए 20.5 है अंडर एच नॉट। सो अंडर एच नॉट मीन इज 20.5। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो है 20.49। इसके जस्ट पीछे मान लो ये नंबर है 20.49 से 23.51, सही है 23.51। सो ये हमारा 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो कह रहा है नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, can be rejected at 10% level of significance, cannot be rejected at any level of significance. Okay, सो एक्चुअली अभी के लिए जो ये 98% कॉन्फिडेंस लेवल ये है, तो बाहर जो है रिजेक्शन रीजन है ना, दिस इज द रिजेक्शन रीजन। जो आउटसाइड रीजन है आपका वो रिजेक्शन रीजन है, और ये जो अभी मैं सेट कर रहा हूँ ब्लैक, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 98%, ठीक है। सो तो बाहर की प्रोबेबिलिटी 2% है अभी, तो ऐसे दिख रहा है ज़्यादा, बनाए ऐसे हैं। सो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 2% है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसका डेफिनेशन, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सो
सो अभी तो म्यू हमारा कहाँ पे है, अभी अगर मैं 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ले रहा हूँ, सो म्यू अभी लाई कर रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल में, है ना। अभी एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस म्यू लाइज इनसाइड क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल एक्सेप्टेंस रीजन है आपका, ठीक है ना, दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। सो 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे यू कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है ना, ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, ए ऑप्शन कह रहा है कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 2% है, तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये है 20.49 से 23.51, दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एंड करेंटली एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस म्यू लाइज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन्स म्यू लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन। So means you fail to reject H naught at 2% level of significance, ठीक। क्योंकि कब रिजेक्ट कर पाएंगे, जब वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। रिजेक्शन रीजन क्या है, अभी जो रिजेक्शन रीजन है आपका 23.51 के बाहर है या 20.5 के बाहर है, ठीक है। नाउ हालांकि ये एक मिनट, जैसे ना हमारे पास क्या वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू है, और ये जनरली जो ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट में क्या क्रिटिकल रीजन आता है, एक्स बार, है ना, माइनस समथिंग, माइनस वही 20.5 और ये मोर देन इक्वल टू सम के। अगर अल्फा लेवल पे लोगे तो ये वही हो जाएगा जेड अल्फा बाई 2, ये होता है ना, एक्स बार माइनस 20.5 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, दिस ये रहता है मोर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करके हम सिंपली निकाल सकते हैं एक्स बार का रीज़न, यहाँ से जो हम फॉर्मूला जानते हैं वही आ जाएगा, अगर निकालोगे तो वही आएगा, एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन, नोन है ना सिग्मा, बताया नहीं कुछ, सो नोन मान लेता हूँ, सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 से एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, ओके। तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है अभी। तो मैं कह रहा हूँ जो म्यू है ना, एक्चुअली ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो म्यू अभी आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल में है, तो यू कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। बट अगर आपने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, तो इसका मतलब है कि जो रिजेक्शन रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5%। तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5%, सॉरी 95%। तो ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल का है 20.49 से 23.51। तो ये 98% प्रोबेबिलिटी है कि म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में होगी। अब मैं अगर कहता हूं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लगता है क्या बनेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी अगर प्रोबेबिलिटी मैं कम कर दूं तो। जैसे ये 20.49 से अभी है 23.51, तो इस बीच की प्रोबेबिलिटी है 98%। तो अभी 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर करूंगा, सो व्हाट विल बी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसकी लेंथ कम होगी ना, क्योंकि 3% तो प्रोबेबिलिटी कम होगी ना यहाँ पे। तो अब चूंकि म्यू के अबाउट मैं लिख रहा हूँ, सो तो क्वेश्चन इज, सोचो ये 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, देन म्यू लाइज इन दिस इंटरवल। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल में म्यू की वैल्यू बिलोंग कर रही है। डू यू थिंक कि जो 20.5 है वो बिलोंग कर रही है? अगर मैं 95% कर दूंगा तो क्या इसमें बिलोंग करेगी? थोड़ी सी लेंथ तो कम होगी ना, अगर मैं बोथ साइडेड से कम कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साइडेड इंटरवल है। तो ये इंटरवल कहीं ना कहीं 95% में कुछ ऐसा हो जाएगा, 21 से 22 टाइप का समथिंग, अगर रफली लिखूँ, या 23 कर लो, थोड़ा लेफ्ट से इंक्रीज कर दिया, थोड़ा राइट से इंक्रीज। तो 95% ये इंटरवल होगी कुछ, कि 21 से 23 मान लो एग्जांपल के लिए, ये 21 ये 23, और उस केस में म्यू की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। जब हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 21 से 23,
तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज एक्सेप्टेंस रीजन, तो एक्सेप्टेंस रीजन यहाँ पे 21 से 23 है। तो अभी जब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगे तो आपका रिजेक्शन रीजन, म्यू की वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस रीजन होता है 21 से 23, और जो एच नॉट में म्यू है दैट विल बी इन द रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे वैल्यू जो है वो मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल से बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गई मतलब रिजेक्शन रीजन में आ गई। देन यू रिजेक्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप 2% पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, बट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बी कह रहा है कैन नॉट। सर एक क्वेश्चन दीजिए। हाँ हाँ सर कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, एक मिनट, जब चल रहा है बीच में। हाँ, सो यहाँ से ठीक है, सो ठीक है ना, कैन नॉट बी रिजेक्टेड 5% लेवल ऑफ, ये कह रहा है गलत, बी भी गलत है ना, कैन बी रिजेक्टेड। अच्छा, अभी कह रहा है कैन बी रिजेक्टेड एट 10%, देखो अब इसने थोड़ा और सेफ साइड कर दिया। अब अगर आप ये कहते हो कि 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 90% रहेगी। तो ये इंटरवल 98% था, तो अगर 90% ही मान लो, चलो अभी मैं इसको अब 90% ले लेता हूँ। सो कहने का मतलब क्या, जब आप 90% इंटरवल लोगे ना तो ये लेंथ डिक्रीज होगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की, तो ये लेंथ 21 से 23 या 21.5 से 22.5 हो जाएगी। तो इवन चूंकि मैं गेस कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो 10% बहुत लार्ज वो कर दिया, प्रोबेबिलिटी लिया रिजेक्शन रीजन का 10%, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ना कम हो जाएगी। तो पक्का है कि 10% लेवल पे म्यू की वैल्यू आउटसाइड रिजेक्शन रीजन आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगी। सो दैट्स वाई यू कैन रिजेक्ट एट 10% लेवल ऑफ, सी सही है, तो सी ऑप्शन इज ओके। एंड डी कह रहा है कैन नॉट बी रिजेक्टेड, नहीं तो ये डी गलत है, ठीक है ना, सी इज फाइन। सो सी कह रहा है कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, सो इट कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्योंकि 98% कॉन्फिडेंस लेवल है तो 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। जब आप 90% कॉन्फिडेंस लेवल लोगे तो इसकी लेंथ कम होगी, तो ये हो सकता है 21 से 23, या और तुम थोड़ा लेंथ कम कर दो। ये तो मैं जस्ट एक क्या बोलते हैं इंट्यूशन पे बता रहा हूँ ना, मैथमेटिकली नहीं। तो सिंपली पॉइंट ये है कि 20.5 और 20.49 में बहुत क्लोज गैप है, तो थोड़े से प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे 2% ज़्यादा, तो जो रिजेक्शन रीजन है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल की लेंथ कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई यू विल बी एबल टू रिजेक्ट इट एट 10% लेवल, तो पक्का 10% में तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो सही होगा, सी ऑप्शन। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जिन लोगों ने भेजे हैं ना, एक एक करके मैं खुद ही जो पहले भेज रखा है जिन्होंने। हाँ जी मान्य, आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं? ये मान्य है, ये भेजा हुआ आपने? नहीं सर, वो आंसर 2 है, मैं ई आ रहा है। अच्छा, आपका ये आ रहा है, चलिए तो यहाँ से हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, एक तो वो चेक हाँ करना सर। पड़ेगा सही किया ना कैलकुलेशन जो है। ओके चलिए, तो अभी लिखते हैं। एक्स आपने 0 से इन्फिनिटी लिया है, हाँ ओके, हाँ सर। हमारा y का फिक्स कर रखा है, ध्यान से देखो आप ज्वाइंट में क्या था, मॉड y वाज लेस देन इक्वल टू x ना, हाँ सर। और y क्या गिवन है, -1। तो x क्या हो जाएगा, ओके तो सर, आप अगर x 1 से कर रहे हैं तब भी कुछ अलग आंसर आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए, चलिए करके देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास जॉइंट है ये आया हुआ है, वो तो हमें दे रखा था कि हाफ e⁻⁻x मॉड y लेस देन x एंड x मोर देन 0, ओके। सो अगर हम यहाँ से y का मार्जिनल निकाले तो हमने वो निकाला था, सो 2 पार्ट में आया था, है ना, क्योंकि हमारा ये रीज़न था, तो y तो हमारा नेगेटिव है एक्चुअली, नहीं सर, आ गया तो आ गया आ ना, गया। ठीक है ना, आ गया। हाँ तो सर, 1 से करेंगे हो जाएगा, ठीक है। 1 से करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं। सो नाउ हाँ जी अर्का, तुम्हारा हो गया ये एकलव्य 1, ठीक है। नेक्स्ट इनका डाउट है, सो
हाँ जी, यमन, ये क्या है इनका? यस सर। इसको पुट कर दो, उसमें क्या डाउट है तुम्हारा? सो n is n plus 1 by n, so means it is n square plus 1 by n, and the sum of series minus 1 की power n plus 1 a n plus 1 upon n factorial, ये है। क्या दिक्कत है, पुट कर दो। माइनस 1 की पावर n प्लस 1, एन प्लस 1 क्या होगा, ये हमारा ए एन है, सो ए एन प्लस 1 जब लिखोगे सो दैट विल बी n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n प्लस 1, सिंप्लीफाई कर लो इसको, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से सो पुट कर लो इसकी वैल्यू, समेसन माइनस 1 की पावर n प्लस 1, यानी यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, 1 से इन्फिनिटी है, सो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया। अभी n प्लस 1 फैक्टोरियल सिंपली ब्रेक कर लो, सो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1, एक तो ये भी था ना n प्लस 1 के स्क्वायर ही तो था, प्लस 1, सो अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, कहाँ दिक्कत है, इसको ब्रेक कर लो। नाउ यू हैव टू डिफरेंट सीरीज, यू जस्ट फाइंड द सम। इसका सम पता है, व्हाट इज सम, n को पुट करो, 1 से स्टार्ट करो, सो n इज फ्रॉम 1 मीन्स n प्लस 1 स्टार्ट फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। बताओ, ये तो सर सिंपल, एक्सपोनेंशियल। लेकिन ध्यान रखना टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन यू पुट 2, टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। दो टर्म मिसिंग है, इसमें दो टर्म ऐड करना पड़ेगा। पहला टर्म क्या होता है, सो है ना, यू सिंप्लीफाइड, सो लाइक n प्लस 1 को m नाम दे दो, तो माइनस 1 की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, सो ये e की पावर माइनस 1 है, लेकिन इसमें दो टर्म मिसिंग है, तो वो दो टर्म को देखो बैलेंस करके कि क्या ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है, ओके तो जस्ट बैलेंस टू टर्म इफ नीडेड। सो नाउ अगर मैं पुट करूँ अभी n प्लस 1 को 2 रख दिया, सो n1 से स्टार्ट है ना, n प्लस 1 2 से स्टार्ट है, 2 रखो, सो 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्वेश्चन है कि इनिशियली क्या होना चाहिए, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है, ओके, सो इट्स फाइन, इट्स ई रेज़ टू पावर माइनस 1। तो ये पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म देख लो, मतलब लास्ट सेकेंड टर्म का सम e की पावर माइनस 1 है। नाउ यू सी व्हाट इज सम ऑफ दिस, तो यहाँ से एक कैंसिल कर सकते हो, एक पावर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। इसको फिर से ब्रेक कर दो दो पार्ट में, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके देखो, अगर इससे अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज ईजी, इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, अगेन दो डिफरेंट टर्म्स यहाँ बनेंगे, अगेन ये n अपॉन n फैक्टोरियल, 1 अपॉन n फैक्टोरियल है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगेन यू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। सेम तुमने ट्राई नहीं किया है, अगर ट्राई करोगे, मतलब ट्राई मतलब एंड तक ट्राई करना, बीच में छोड़ दोगे तो नहीं होगा, सो कंटिन्यू करते जाओ, आ जाएगा। तो ये e की पावर माइनस 1 आया हुआ है, look after open n plus 1 factorial। हाँ अगेन ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई Yes, करो, sir। तो इसको भी समेसन लगा लो। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ है, इसमें देखो क्या मिसिंग है, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, तो अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो ये आएगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1, तो 1 रखने पे
1/1 फैक्टोरियल, फिर -1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसा आता रहेगा। -1/4 फैक्टोरियल, ध्यान से देखो क्या मिसिंग है यहाँ पे, और e⁻−1। सो अभी के लिए क्या है, अगर माइनस यहाँ कॉमन ले ले तो यू जस्ट नीड 1, है ना। तो पहले तो माइनस कॉमन निकालो, सो ये आ जाएगा। सो फाइनली कहने का मतलब है e⁻−x का एक्सपेंशन लिखो, यू जस्ट कंपेयर विद द एक्सपेंशन। तो इसमें एक माइनस को बाहर रख लो, एक माइनस को बाहर निकालो। Okay, sir. सो -1 को बाहर निकालो तो ये हो गया -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। n 0 से होता तो e⁻−1 आता, तो ये आ गया लास्ट वाला -1। तो ये e⁻−1 प्लस 1, 1 टर्म इज मिसिंग, एक माइनस। अगर माइनस बाहर निकाल लेंगे तो हो गया -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। सो इट इज समथिंग लाइक this, and now remains this को सिंप्लीफाई करो। सो n from 1 to infinity, now it is -1 की पावर n+1 upon n-1 factorial, and now it is n starts from 1, n-1 start from 0, -1 की पावर n+1 is same as -1 की पावर n-1, so it is e raised to power -1। now just simplify it to get the value। देखो क्या है, ये e की पावर -1 ही आ जाएगा खोलोगे तो। Yes, sir. Correct. तो क्या, बस सिंप्लीफाई कर दो आगे। Okay, sir. ओके, सो नेक्स्ट पर्सन, अभी एक एक क्वेश्चन ही सबका सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म में, और किसी का क्वेश्चन रह गया? हाँ जी उपाध्याय जी। हाँ जी, आपका कहाँ पे था? सर अर्जुना बैच में। अर्जुना बैच में, अच्छा अर्जुना बैच में। सर मैंने उसका अप्रोच किया होगा। एक मिनट, अच्छा अर्जुना में आपका भी है, इसका दोनों का है, ठीक है। हाँ, तो इसमें अप्रोच क्या है, आपको दे रखा है कि जॉइंट PDF XY का आपको पता है, एंड दिस इज हाफ x e⁻−y, x इज बिटवीन 0 and 2 एंड y इज पॉजिटिव। देखो एक चीज़ देख के समझ आ रहा है। सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई। ओके, सो देर आर मेनी वे, है ना। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए आपको, है ना। तो एक तो वही तरीका है ना, u ले लो आप x प्लस वाई को, v यू कैन कंसिडर जस्ट एज y। सो ये भी एक तरीका है। सर मेरा कहने का मतलब है सर यू v इक्वल टू x तो सेम आंसर आएगा। यस, मतलब सी सेम क्या आएगा, क्वेश्चन है कि एफ यू भी यहाँ कुछ और आएगा, और जब आप u व्हेन यू कंसीडर x प्लस वाई, वी यू कंसीडर x, एफ यू भी कुछ और आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझो। सो दीज टू मे नॉट बी सेम, सेम नहीं होगा, बट अल्टीमेटली किसी भी PDF से व्हेन यू विल फाइंड f ऑफ u, ये सेम आएगा। हाँ ठीक है, ये दोनों डिफरेंट आ सकता है कि इसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, बट दोनों से एट द एंड u का PDF कॉमन आएगा। सो u का PDF चाहिए ना आपको, तो सो वो आंसर सेम आएगा। और वैसे ही इंडिपेंडेंट दिख रहा है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सर हाँ, z इक्वल टू x प्लस वाई, देन CDF अप्रोच से होगा, उससे भी हो जाएगा। तीसरा मेथड एक तो ये तरीका है, तीसरा मेथड CDF अप्रोच से, u ही ले लो, u इज x प्लस वाई, फाइंड CDF ऑफ u, इससे भी आ जाएगा। इसके लिए ग्राफ बनाओ। तुम्हारा ग्राफ क्या है, x 0 से 2 में है। मैंने किया था सर x लेस देन इक्वल टू u माइनस वाई, तो x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। इसको पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो देयर विल बी 2 केसेस, है ना। देयर विल बी 2 केसेस, मतलब x प्लस वाई यू है ना। देखो अब x प्लस वाई के दो पॉसिबिलिटी हैं। योर सपोर्ट इज दिस वन, ये जो रेड वाला है। अब इसमें दो रीज़न होगा, एक बॉटम रीज़न ये ट्रायंगल अलग है, और दूसरा ये वाला रीज़न पे अलग इंटीग्रेशन होगा। सो दो पार्ट में CDF आएगा, PDF भी दो पार्ट में आएगा दो पार्ट में। देखो क्या आएगा। सो वंस यू अज्यूम कि u की वैल्यू मान लो अभी 0 से, ये कौन सी लाइन है, दिस लाइन इज u प्लस b बराबर 2 ना।
तो मान लो u इज जस्ट बिटवीन 0 एंड 2, यू अज्यूम्ड u बिटवीन 0 एंड 2, तो ये CDF बनेगी। सो डबल इंटीग्रेशन जॉइंट PDF कितना है, हाफ x e की पावर माइनस वाई, चलो dx dy। अभी समझो, सो दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, नहीं x प्लस वाई इज u, so line we are considering x plus y u is restricted by 2, तो जब x plus y is equal to u है, so what will be limit of x, x will be 0 to u, 0 to नहीं, x plus y u है ना, तो x will be 0 to u minus y and y will be what, इसका प्रोजेक्शन लो y एक्सिस पे, तो y कहाँ तक जाएगा, एट रैंडम वी आर टेकिंग 0 to u, है ना। जब y प्रोजेक्शन लोगे ऐसा हो रहा है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस रैंडम लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, यू हैव फिक्स्ड अप टू 2, ये समझो x प्लस वाई बराबर 0 और ये लाइन है x प्लस वाई बराबर 2, इन बिटवीन यू हैव अ रैंडम लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ठीक है, एंड दैट कैन वेरी। सो इस पे मैंने अभी इंटीग्रेशन किया है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर तुम लिमिट लोगे, सो x से स्टार्ट किया मैंने, आप y से भी कर सकते हो तुम, सो x इज 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू u माइनस वाई, इसका प्रोजेक्शन लोगे y एक्सिस पे, तो ये क्या है, दिस इज u एक्चुअली, सो 0 टू u, तो ये हुआ, तो ये तब इसका आंसर निकाल लो, इंटीग्रेट कर ही सकते हो इजीली, सो इंटीग्रेट कर लो तो इससे आ जाएगा, जैसे ठीक लगे, dy dx इजी लगे dy dx कर लो, या तो ये लिखो, या अगर आपको लगे कि आई शुड राइट dy फर्स्ट, ओके सर, तो ये थैंक यू। दो पार्ट में आएगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, सेकेंड पार्ट इज u इज मोर देन 2, तो जब तुम बोलोगे u इज मोर देन 2, तो तुम्हारा लाइन अब यहाँ पे है, ध्यान रखना है, ये रेस्ट्रिक्टेड है तुम्हारा डोमेन, डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड बाई 2 ना, क्वेश्चन में इटरेट, तो अब जो तुम्हारा ये लाइन बनेगी, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू सम u, लेकिन यहाँ पे x ऑलरेडी 2 फिक्स है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ x ऑलरेडी 0 फिक्स है, अब लिमिट क्या लोगे ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि व्हाट विल यू टेक द लिमिट हेयर, क्या लोगे, तो इसमें अलग लिमिट आएगा, ये तुम्हें सोचना है, हाफ x e की पावर माइनस वाई dx dy मान लो, या dy dx ठीक है, इजी रहेगा dy dx, सो ना dy dx, यहाँ पे dy dx ठीक है, y लेते 0 से u माइनस एक्स एंड x बिटवीन 0 टू u, ये पहले वाले केस में, और ये दूसरा केस है, सेकेंड केस, फर्स्ट केस इज दिस वन व्हेन यू टेक u बिटवीन 0 एंड 2, सेकेंड केस व्हेन यू टेक u बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी, सो दिस इज द लाइन। अब यहाँ पे तुम CDF लिख रहा हो ना, यू आर राइटिंग द CDF एक्चुअली, तो CDF में तुम्हें 0 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये कुमुलेटिव CDF है ना, तुम्हारा पहले इतना ही था, अब यहाँ 0 से वहाँ तक जाएगा, सो यहाँ से आएगा y की लिमिट 0 से, ये है u प्लस, ये क्या है x प्लस वाई इज u, तो 0 से कितना, y की वैल्यू कितनी है 0 से, u माइनस एक्स, व्हाट इज x नाउ, सो प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, बताओ x कितना होगा, उसमें x लिमिटेड था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x लिमिटेड था 0 से u, यहाँ पे लिमिटेड नहीं, यहाँ पे 0 से 2 में फिक्स है, 0 से 2 रहेगा, फिक्स है, क्योंकि सेकेंड वाले रीजन में क्या हो रहा है ना, इस रीजन में x 0 से 2 ही रहेगा, अगर ऐसा मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ, सो व्हाट विल बी x, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, ये तो 0 से 2 में ही रहेगा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम था, 0 से, यहाँ 0 से u है, अब ये 0 से 2 होगा, इंटीग्रेट करो आ जाएगा, तो यहाँ पे CDF तुम्हारा दो तरीके से आएगा, CDF अप्रोच में, व्हेन u बिटवीन 0 एंड 2 कुछ और, 0 व्हेन u इज लेस देन 0, फिर u इज मोर देन इक्वल टू 2 में कुछ और आएगा, ठीक है, 3 पार्ट में आंसर आएगा, तो पहला तो 0 है, सपोर्ट से पहले 0 है, क्योंकि x प्लस वाई कैन टेक वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, ये है ना, तो u कैन टेक वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से 2 के लिए ये है और 2 से इन्फिनिटी के लिए ये है, तो ये पहला इंटीग्रल, ये वाला जो सॉल्व करके आएगा,
यू पुट इट हेयर, फर्स्ट केस वाला हेयर, सेकंड केस वाला यहाँ पुट करो, इंटीग्रेट करके देखो, समझ आ जाएगा, करके देखो आ जाएगा। ओके आ सर, गया थैंक तो यू। फिर डिफरेंशिएट कर लो तो आपका पीडीएफ आ जाएगा। अभी सीडीएफ आया, देन डिफरेंशिएट कर लेंगे, पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर। हाँ जी अमर्त है, चलिए आपके डाउट पे आते हैं। तो बताइए क्या डाउट है इसमें। इसमें सर आइडिया दे दो थोड़ा सा, मतलब इसमें कह रहे हैं कि मल्टीवेरिएट का है सर। हाँ तो मल्टीवेरिएट ये तुम यूनिवेरिएट की तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ x1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x3 का क्या है, x4 का क्या है, बताओ। सर ये नॉर्मल 1, वेरिएंस देखना आता है, सिग्मा मैट्रिक्स। सर वेरिएंस भी 1 है। है ना, सिग्मा मैट्रिक्स देखना आता है ना, बस हो गया। यस तो सर। ये क्या होगा, ये 0 होगा, मीन 0 होगा इसका। वेरिएंस कितना है, तीसरा बताओ। वेरिएंस 2, यस सर, इसका भी 0, मीन 0, वेरिएंस 2, हाँ फोर्थ, मीन 1 होगा। यस सर। अब क्या है कोवेरिएंस में मैट्रिक्स में दिख ही रहा है, कोवेरिएंस क्या क्या है ना, ये है। ये मान लो सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, सिग्मा 1 4, सिग्मा 2 1, सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 3, सिग्मा 2 4, सिग्मा यस सर। 3 1, सिग्मा 3 2, सिग्मा 3 3, सिग्मा 3 4, सिग्मा 4 1, सिग्मा 4 2, सिग्मा 4 3, सिग्मा 4 4। ये आ गया यहाँ पे सिग्मा आई आई, सिग्मा आई स्क्वायर हो जाता है। तो अब बताओ इसमें क्या करना है, सिंपल तो है। अब कहाँ डाउट है, क्या तुम्हें x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाओगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, करो ना, तुमने ट्राई ही नहीं किया, तुम्हें हर बार ये बोलते हो, तुम कोशिश ही नहीं करते हो, तुम क्वेश्चन देख के ही तुमने सरेंडर कर दिया। यस सर, निकल जाएगा। हर टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर उसको रिलेट करो यूनिवेरिएट से। मल्टीवेरिएट क्वेश्चन है लेकिन तुम यूनिवेरिएट की तरह सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। है ना, हो जाएगा। ओके जी, सो किन का क्वेश्चन रह गया। हाँ जी विशाखा बताइए, इसमें सेकेंड में क्या डाउट है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें है कि x1 x2 रैंडम वेरिएबल्स है, मीन 1 है, इन ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ऐसा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट है। तो आप तो क्वेश्चन गलत लिखे हो, देखो आप पूछना क्या चाह रहे हो, आप x कैपिटल N है ना, ये पूछना चाह रहे हो ना, देखो। यस सर। तो ये है, इसका फॉर्मूला होता है EN इंटू EX1, लगा लो। और ये सिंपल है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से आता है, 2 लाइन का प्रूफ है इसका। E ऑफ x1 x2 xn गिवन n इज इक्वल टू n मान लो। अब ये तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये एक्सपेक्टेशन कितनी बार आएगा, n टाइम। एक्सपेक्टेशन x1 गिवन n इज इक्वल टू n टाइम था ना, इसीलिए। अब चूँकि अभी आपने कहा कि x1 इंडिपेंडेंट है, xi इंडिपेंडेंट है n से, तो इसका मतलब हो गया E ऑफ n इंटू, अभी अंदर रखो, E ऑफ x1 हो गया, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट, तो नंबर है, नंबर को बाहर निकाल लो, तो ये EX1 नंबर है, बाहर आ गया EN, दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला भी गूगल करोगे, वाल्ट्ज इक्वेशन इसको शायद बोलते हैं, ये भी है। ओके सर। बस पुट कर लीजिए। सो दोनों यहाँ गिवन है ऑलरेडी। एक काम करो भाई, किनका डाउट है ये, यमन, ये सारे क्वेश्चन आप ना डिस्कशन ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई बच्चा सॉल्यूशन भेज देगा। दीज आर इजी क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है, जो आपने डाउट भेजे हैं ये सब है ना, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। एंड आई थिंक सर एक हाँ पूछो। सर वो कॉम्प्लेक्स सबसीक्वेंस, आई वाज not getting clear subsequence and all that, how these terms are related. कौन से, रिपीट करो, आवाज़ नहीं आ रही। So Cauchy sequence हाँ
is one topic that every convergent sequence is a Cauchy sequence, हाँ, but not vice versa, right? no, both are vice versa. And Vice versa. okay, and so subsequence नहीं आ रहा था मुझे समझ. तो नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो देखो या लाइव क्लास ज्वाइन करो. डाउट क्लास में हम टॉपिक नहीं पढ़ाते, क्वेश्चंस कराते. Okay, sir. हाँ, सो यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स और यू कैन ज्वाइन सम थ्योरी लेक्चर्स. ये डाउट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे. Okay, sir. ओके, ठीक है. बाकी तुम ये क्वेश्चन जो है ग्रुप में भेजो, कोई डिस्कशन वाले में. अगर सॉल्यूशन नहीं आता है, डेली क्लास डाउट क्लास. अभी तो मैं घर गया हुआ था, छुट्टी पे 4 दिन से था तो क्लास नहीं हुई था. अदरवाइज आज के बाद डेली रात को 11 बजे से 12-1 बजे तक डाउट क्लास होती है. 11 PM ऑनवर्ड्स डेली डाउट क्लास होगी आज से. अभी 3-4 दिन छुट्टी था तो ठीक है, कल भी कंटिन्यू करते हैं. अगर नहीं होता है कल तक सॉल्व, ग्रुप में भेजो. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं भेजता या नहीं होता है देन वी कैन डिस्कस टुमारो. ओके, बाकी उसके लिए गूगल करो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं. Okay, सी sir. Thank you. और यू जस्ट आस्क. ओके, ठीक है, थैंक यू. हाँ, ठीक है जी. तो बाकी जिनके क्वेश्चंस रह गए कल पूछो, कल डिस्कस कल भी डाउट क्लास 11 बजे से होगी. तो कल 9 से 11 जैम 2015 और 16 का डिस्कशन होगा, 15-16 का. और उसके बाद फिर 11 बजे से डाउट क्लास होगी कल भी. ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू. अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हो अदरवाइज. हाँ जी. सर इसमें CSIR नेट के भी सॉल्व करवाएंगे क्या पेपर्स? हेलो, इसमें नहीं, आप जैम गेट वाले CSR बैच अलग है, उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन डिस्कशन हो रहा है CSIR नेट का. अभी जैम सर का तो हो रहा है. मतलब हाँ जैसे मैंने मॉक टेस्ट ओवरऑल का लिया था तो जी जी. मतलब मुझे वो उसका हेल्प नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, लेकिन जो तैयारी कर रहे हो वो करो ना. अगर ज़्यादा चीज़ें करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे. अगर आपका जैम नहीं निकालना सर, नेट पर्पस की है. करनी है बेसिकली. अच्छा, नेट की करनी है तो कोई दिक्कत. नेट का भी डिस्कशन होगा. अभी जैम का चल रहा है, अभी गेट का कमिंग वीक में गेट का डिस्कशन स्टार्ट होगा. तो जैम PYQ अभी ठीक है. डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम गेट PYQ डिस्कस करेंगे, फिर हम नेट PYQ डिस्कस करेंगे. और आपने चूंकि मॉक टेस्ट खरीदे हैं तो ये PYQ डिस्कशन फ्री में आपको मिल रहा है, आपको मांगने का कोई राइट नहीं है एक्चुअली. ठीक है ना. मॉक टेस्ट वाले बच्चों को सिर्फ मॉक टेस्ट देने का राइट है और मॉक टेस्ट के डाउट पूछ सकते हो आप. PYQ डिस्कशन अगर मैं करवा रहा हूँ किसी को तो वो फ्री में मिल रहा है, समझिए, है ना. क्योंकि हमारा स्कीम अलग अलग है. क्योंकि ये सब चीज़ें, क्यों बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12,000 10,000 पे किए हैं सारी चीज़ों का, तो उनका सब कुछ मिलेगा. ठीक है ओके सर. जी. सर और एक चीज और हाँ सर इसमें क्या है, मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ये पूछना चाह रही थी कि सर कोई मतलब टॉपिक ऐसा हो दोनों में, म्यूचुअल गेट और नेट में, जिसको करने से ज्यादा मार्क्स मिल सके मैथ्स में. अच्छा, ऐसा कोई देखिए टॉपिक? गेट का फुल सिलेबस नेट में है. मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स का 100% सिलेबस नेट का पार्ट है ऑलरेडी, कोई टॉपिक छूटा नहीं है. और नेट में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, है ना. ये जी चीज़ें सर. हैं. तो आप उसके लिए जो रियल एनालिसिस पार्ट है, चाहे वो सीक्वेंस सीरीज वाला पोर्शन हो गया, वो आपको करना कंपलसरी है. लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा करना कंपलसरी. लीनियर अलजेब्रा गेट में भी है, नेट में भी है. और ये एनालिसिस नेट में भी है, गेट में भी है. सीक्वेंस सीरीज वाला पोर्शन जो हो गया वो, तो वो आपको करना ही है. क्योंकि वो नेट निकालने के लिए आपको फर्स्ट यूनिट तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, वरना सिर्फ स्टैट्स पढ़ के आप नेट नहीं निकाल पाएंगे एक्चुअली. तो ओके सर. उसके तो लिए सर आपको इसी मैथ का पढ़ना ही वेटेज पड़ेगा. ज्यादा था. हाँ, क्योंकि स्टैट्स का लेवल इतना ज़्यादा है कि आप 3 घंटे में आप कट ऑफ तो सिर्फ स्टैट्स पढ़ के तो नहीं कर पाएंगे. मतलब अगर सिर्फ आप जी यूनिट 4 सर. अटैम्प्ट करके आप चाहेंगे 200 मार्क्स, मतलब 100-150 मार्क्स या 115-20 ले आओ, मुश्किल है. तो उसके लिए आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी हेल्प लेना पड़ेगा. सबसे सेफ साइड है कि आप यूनिट 1 एंड यूनिट 4 दोनों को ढंग से प्रिपेयर करो. घर पे आप PYQ सॉल्व करके देखो. 200 मार्क्स का आप इन दोनों यूनिट से अटेम्प्ट करो आप. ठीक है. उसके बाद 200 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो देन इट्स गुड. एग्जाम में 200 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है. पेपर तो 450 मार्क्स के आते हैं, लेकिन आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स में से 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने हैं. तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ PYQ देखने के बाद कि आप किस टॉपिक में कितना कंफर्टेबल हो. तो आप स्टैटिस्टिक्स आपको आता है अच्छे से, तो स्टैटिस्टिक्स हो गया. उधर लीनियर अलजेब्रा ढंग से पढ़ लो, थोड़े एनालिसिस पढ़ लो. और आप वो भी डाउट पूछ सकते हो. डाउट क्लास डेली रात को 11 बजे से 12:30 तक अराउंड होती है. तो आप नेट के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. क्वेश्चन पूछने में कोई लिमिटेशंस नहीं है. आप जैम, गेट, नेट, किसी भी ISS या RBI या समथिंग, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चंस आप यहाँ पूछ सकते हो डाउट क्लास में. तो उसकी चाहे PYQ हो, नॉन PYQ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अभी जैम PYQ डिस्कशन हो रहा है, उसमें आप अच्छे से कर लीजिए. उससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा गेट और नेट दोनों का. जैम का जो हो गया आपको आता ही है ऐसे. फिर गेट का भी ऐसे ही भी डिस्कशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इस वीक में हो जाएगा. तो फिर जैसे जैम का डिस्कशन ईयर वाइज चल रहा है वैसे गेट का भी चलेगा.
फिर वैसे ही नेट का भी बाद में होगा, क्योंकि नेट का बैच जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम दिसंबर 2025 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम जून 2025 के लिए पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे हमारे प्रयास बैच में हैं वो जून 2025 के लिए ज्वाइन किए 1 साल के लिए, तो अभी उनका सिलेबस ही चल रहा है। तो सिलेबस के साथ साथ हम टॉपिक वाइज PYQs करा रहे हैं। फिर जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब ईयर वाइज PYQ होगा, जैसे जैम में हुआ। जैम में जब हम सिलेबस कराते हैं साथ में टॉपिक वाइज PYQ कराते हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया वही फिर हम ईयर वाइज PYQ करा रहे हैं, सो दैट बच्चे कंफर्टेबल हो जाए कि उनको सारे क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सेम गेट में चल रहा है, सेम नेट में होगा, लेकिन नेट में टाइम लगेगा अभी, है ना। ये ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू जी, थैंक यू। डाउट है इसमें। हाँ जी बताइए क्या डाउट है, भेजिए। क्वेश्चन भेजा आपने या क्या पूछना पूछिए। यस सर, एक मिनट। हम्म इसमें क्या डाउट है आपको। पहला क्वेश्चन तो Xn be the homogeneous Markov chain with state space this. तो alpha denote the probability that starting with state 4 the chain will eventually get absorbed in a closed class 03 then the value of alpha। तो एक तो ऑर्डिनरी वे है और एक दूसरा हमारे पास एक तो रिकर्सिव वे भी है और एक मैट्रिक्स तरीका भी है। इस तरह क्वेश्चंस के 3-4 डिफरेंट अप्रोच है सॉल्व करने का। तो जैसे एक तरीका अभी आसान वाला ट्राई करता हूँ, देखो। तो इसका आप वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए। तो बस 5 स्टेट हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4, है ना। तो हो क्या रहा है कि आप 0 से 0 में जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड 0 से 3 में आप जा सकते हैं, 0 से 3 में 3/4 एंड देन 1 से आप सिर्फ 1 में आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1। 2 से आप 0 पे जा सकते हैं, सो 2 से 0 पे जा सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड 2 से आप 1 पे आ सकते हैं विथ प्रोबेबिलिटी 2/3। 3 से 0 पे, सो 3 से आप 0 पे जा सकते हैं विथ 3/4 एंड 3 से 3 आप होंगे 1/4 और 4 से ईच स्टेट में जा सकते हैं ना। तो यहाँ ऐसा है, यस सर। सो 4 से 0 में भी जा सकते हैं, सो 4 से 0, फिर 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। ओके नाउ तो सब में प्रोबेबिलिटी आपका है ना अलग अलग है, ठीक है। 4 से 0 में जाने का 1/8, 4 से 1 में जाने का 1/8, ये 1/2, 1/8 और 4 से 4 में 1/8, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको ये कि तो स्टार्टिंग विद स्टेट 4 द चेन इमेजिन गेट ऑब्जर्व इन कोस 0-3। तो सोचिए 4 से 0-3 में ऑब्जर्व हो जाना है, तो 4 से क्या प्रोबेबिलिटी है 0 पे जाने की, बताइए। सर वो स्टेटमेंट ही नहीं समझ आ रहा है, कैसे अब्जॉर्ब। जी इसका मतलब है 4 से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग विथ स्टेट 4, ठीक है। इनिशियली आप स्टेट 4 पे हैं अभी, ठीक है। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है कि देखिए जहाँ पे लूप है वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा ना। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे आप 4 से 0 पे चले गए मान लो, अब देखो ध्यान से ट्रांजिशन डायग्राम को। तो 4 से आप 0 पे चले गए,
तो 0 के बाद आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 1 मिनट, ये शायद ये हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया ना डिवाइस। 1 मिनट, ओह अच्छा, क्योंकि ये मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है। 1 मिनट, हॉटस्पॉट से कनेक्ट था ना आईपॉड। सो आप खुद देखिए, ट्रांजिशन अगर आप बनाया होगा, देखिए कहाँ जा सकते हैं 4 से, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 0 से 3 और हाँ 3 से 0। हाँ, 0 से 3, 3 से 0। तो इसका मतलब लूप में फंस गए ना, अब कहीं बाहर तो जा नहीं सकते आप। यस तो वही पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 4 से स्टार्ट होके आप 0 3 लूप में जाके आप फंस जाएंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप सिंपली देखो कि 0 से 4 से 0 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 से 3 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर उस लूप की क्या प्रोबेबिलिटी है, बस हो गया। 3 से 0 पे जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो इसका एक इजी अप्रोच ये है, कई सारे अप्रोच है, तो एक मैं बता देता हूँ अभी आपको। एक ऐसे करेंगे, थोड़ा लेंदी होगा, नहीं तो एक रिकर्सिव तरीका भी है, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है ही। देखिए, एक तरीका ये है कि 4 से 0 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वन बाई 8। हाँ, डायरेक्ट जाने की, 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो अब ये समझो कि F41 अगर मैं निकालूं, कितना आएगा? 4 से 1 जाना है 1 स्टेप में, तो एक हो सकता है, एक तो आप 4 से डायरेक्टली जाएंगे 0 पे, तो 1/8 प्रोबेबिलिटी है। दूसरा है कि 4 पे आप लूप ले सकते हैं, देन आप जाएंगे 4 से 1 पे, ना 0 पे जाना है ना, हमें तो 0 पे जाना है सर, 0 4 था ना क्वेश्चन में। तो 4 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 4 से अब एक बार आप 4 पे लूप लीजिए, एंड देन यू गो, आफ्टर दैट यू गो टू 0। सो 1/8 इंटू 1/8 हो जाएगा, चलता रहेगा। आप 2 बार लूप ले सकते हैं 4 पे, एंड देन आप पहुंच जाइए 0 पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इट विल कीप गोइंग। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप 4 से डायरेक्टली 3 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एफ है ना, नोटेशन आपको पता होगा, हमारे क्वेश्चन में पी लिखते थे, प्रोबेबिलिटी है, एफ फर्स्ट एंट्रेंस है। तो 4 से 3 पे जाना है, तो फिर से 4 से डायरेक्टली 3 जाने की 1/8 है। आप 4 पे लूप ले सकते हैं, तो 1/8 इंटू 1/8, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ये पावर जो इंक्रीज हो रहा है वो लूप पे, कि 4 पे कितनी बार लूप ले रहे हैं आप। अब पहुंचना 0 पे फर्स्ट टाइम ही है, 3 पे फर्स्ट टाइम ही है।
और एक बार 0 पे या 3 पे पहुंच गया तो लूप ही यूज़ करेगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एंड नाउ बस, और 0 3 के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, 0 से वो 3 पे ही जा सकता है और 3 से 0 पे जा सकते हैं, लूप यूज़ करेगा। इसको ऐड कर लीजिए। सो F40 कितना है आपका, इसकी कितनी वैल्यू आएगी 40 की? सो A/1 माइनस R, यही है ना। सो 1/8, 1 माइनस 1/8, 7/8, तो ये 1/7 हो गया। और F43 कितना है? सो ये भी आपका 1/7 ही आएगा। और आपका क्वेश्चन में पूछा ये है ना। सो नाउ, सो आपसे पूछ रहा है ये, अच्छा ये कैंसिल भी नहीं किया है, नहीं। सो 1/7, 1/7 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर लेंगे तो मतलब 4 से 0 पे या 4 से 3 पे पहुंच जाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गई। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 2 3 जा 6/21 हो जाएगा ना ये। तो ये ए ऑप्शन होना चाहिए ट्रू। क्या आंसर दे रखा बताइए? ये है ठीक है ना। तो कहना ये सर ऑप्शन हाँ 10/21। 10/21 दे रखा है। 10/21 मतलब हो गया, तो ये तो अभी मैंने निकाला है कि 0 से 4 से 0, 4 से 3, और कोई रास्ता है 0 3 पहुंचने का? ओ है ना, 2 भी तो है। अच्छा एक मिनट, हमने भी 2 ही रास्ता यूज़ किया, तीसरा रास्ता भी तो है हमारे पास। देखो आपको क्या करना है, आपको एट द एंड 0 3 पे पहुंचना है, तभी मैंने 2 ही रास्ता यूज़ किया है। एक यूज़ किया कि 4 से हम, क्या निकाल के 0 3 पे हाँ हाँ सारे प्रोबेबिलिटी को निकाल के ऐड करना है जी क्या? जी जी एग्जैक्टली। 0 जैसे हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम जा सकते हैं 4 से 2 पे जा सकते हैं, फिर 2 से 0 पे भी जा सकते हैं ना, तो ये भी एक ऑप्शन हमारे पास है। ये मैंने यूज़ नहीं किया, तो ये तीसरा टर्म ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है F, तो अभी आप 4 से जाना है 3 पे लेकिन 2 के थ्रू, तो आप अभी मैं 2 रास्ता यूज़ किया, सीधा 4 से डायरेक्ट 0 पे गया, 4 से डायरेक्ट 3 पे गया, 3 4 के लूप मतलब 0 3 के लूप में जाना है हमें। तो एक रास्ता और है यहाँ पे एक्चुअली 4 से 2 पे जाने का और 2 से 0 पे जाने का। सो देखिए 4 से 2 पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 से 2 पे जाने की थी, आप वो देख लीजिए शायद 1/2 है। 4 से 2, 0 4 से 2 पे ना 1/2 ना, 1/2 1/2 हाँ। तो जी, तो ये अभी तीसरा हमारे पास ऑप्शन भी है अभी। सो ठीक है 1/7 हो जाए, आप सीधा सीधा यूज़ करते हैं। सो हम जाएंगे 4 से 2, फिर 2 से 0 जाएंगे, तो 4 से 2 जाने की 1/2, फिर 2 से 0 जाना है जो कि है 1/3। अब देखिए डायरेक्टली हमें 4 से 0 पे एक तरीका था डायरेक्टली जाने का, 4 से 3 पे रास्ता था। अब हम 4 से 2 पे गए, 2 से 0 पे जा रहे हैं, तो 1/2 इंटू 1/3। फिर 4 पे हम लूप ले सकते हैं, तो 1/8 लूप की वजह से ले रहे हैं, और इंटू 1/2 इंटू 1/3, यही चलता रहेगा। 1/8 का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1/3 एंड इट विल कीप गोइंग। तो ये हम 4 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 0 पे जा रहे हैं, समहाउ हमें 0 3 के लूप पे पहुंचना है, और 0 से 3 पे जा सकते हैं, 3 से वापस 0 पे जा सकते हैं, 0 के लूप में रह सकते हैं, 3 के, और कोई रास्ता है नहीं। और कोई रास्ता बचा है देखिए जहाँ पे हम 0 या 3 पे जा सके, यही है बस। हाँ तो इसको ऐड कीजिए कितना आता है, तो ये आएगा a है 1/2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो फिर से 1/8 है ना, 1/8 ही चल रहा है। So, ये हो गया 7/8, तो कितना आ गया ये 1/6 इंटू 8, हाँ ठीक है 4/21 ना, तो 4/21 ये हो गया। उधर से 1/7 1/7 था, तो 10 आ गया 21, यही था। तो ये हम लोग मिस किए थे ना, ये। यस सर ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू। और भी है? यस सर भेजा है लेकिन नहीं। कल देखते हैं, ठीक है। अब ट्राई करके, कल भी डेली डाउट क्लास होती है 11 से 12:30 होगी, ठीक है ना। तो इसको ट्राई कीजिए, पहले आप ट्राई करके दो अपने तरीके से ना कुछ करने की कोशिश कीजिए, थोड़े बहुत ट्राई थैंक यू। करेंगे ना हो जाएगा। हाँ ये क्या है मैट्रिक्स, ये स्टेट ठीक है अभी के लिए थैंक यू। कल देखते हैं, जो बच गया वो कल आप फिर से ज्वाइन कीजिए, कल भी डाउट क्लास होगी सेम टाइम पे। सर ओके थैंक यू। जी थैंक यू।